जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट 1 में। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एससीएम एडब्ल्यू टीपीओ में कंप्यूटर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो बहुत से बस से जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पिता कहते हैं। कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। तो कंप्यूटर का पिता पिता किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इन्होंने एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो मान लीजिए ये कोई एक्सेल हो जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको इस थोड़ा फॉर्मूले से। ये मान लीजिए एक्सेल की एक शीट हो जाएगी। जैसे ये है V5, मान लीजिए ये है V5। तो जब मैं इस V5 पर ओके करूँगा ना, तो एक यहाँ पे होता है ऊपर, आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे होता है नेम बॉक्स, यहाँ पे होता है फॉर्मूला बॉक्स। तो नेम बॉक्स में क्या लिखा आएगा? नेम बॉक्स में लिखा आएगा V5। तो उसका नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है? वो होता है नेम बॉक्स में। और जब मैं मान लीजिए इस V5 सेल में मैं लिख देता हूँ राम, V5 सेल में मैं क्या लिख देता हूँ? मैं राम लिख देता हूँ। तो ये कहाँ पर लिखा आएगा? ये आएगा फॉर्मूला बार में। ये कहाँ पर लिखा आएगा? ये आएगा फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार में लिखा आ जाएगा राम। तो उसका नाम कहाँ प्रदर्शित होगा? ये होगा नेम बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच कौन सा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो वो होती है बिट। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है निबल। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है बाइट। उसके बाद क्या होती है? बाइट होती है। फिर आ जाती है केबी, एमबी। केबी फिर आप जानते हो, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। फिर आ जाती है एंड में, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं तो एंड में जाती है जेडबी, जोटा बाइट। फिर आती है जोटा बाइट। तो ये स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होगी योटा बाइट। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई आ जाएगी योटा बाइट। और सेकंड सबसे बड़ी आ जाएगी जोटा बाइट। आपको इन दोनों को याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है योटा बाइट। सबसे छोटी कौन सी इकाई होती है? वो होती है जोटा बाइट। सॉरी सॉरी, सेकंड सबसे बड़ी होती है जोटा बाइट और सबसे छोटी होती है बिट। सेकंड नंबर पर होती है निबल, थर्ड नंबर पर होती है बाइट, फिर आती है केवी। तो इन ऑप्शनों में देखेंगे तो केवी सबसे छोटी इकाई है इन ऑप्शनों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? योटा बाइट। तो आपको इन क्वेश्चनों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है? तो नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो कौन सा खुलता है? वो खुलता है कंट्रोल N। कंट्रोल N को दबाएंगे तो एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, या एक नया डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा बिल्कुल ब्लैंक। तो कंट्रोल+V की बात कर लेते हैं। कंट्रोल V किसका करता है? मान लीजिए ये कोई टेक्स्ट है। मान लीजिए ये कोई टेक्स्ट है, तो कंट्रोल V यदि हम इसका चयन करके इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल V दबा देते हैं तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो इसको बोल्ड, इसको कहते हैं बोल्ड करना। तो ये कैसा हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+V का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल+V वाली पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल+V का उपयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का उपयोग किया जाता है। इस कंट्रोल V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल+W का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल+W का उपयोग किया जाता है जो आपकी विंडो खुली हुई है उसको बंद करने के लिए। तो प्रेजेंट में जो विंडो खुली हुई है इसको बंद करने के लिए कंट्रोल+W। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर हमें पूछा नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+N का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके डेस्कटॉप का एक स्पेशल एरिया है जो आपके सभी चलने वाले प्रोग्राम और उनकी विंडोज़ पर नज़र रखता है। लगातार अपने चलने वाले प्रोग्राम प्रोग्राम के लिए आइकन दिखाने के लिए खुद को अपडेट करता है। तो मान लीजिए जब आप कंप्यूटर को लॉगिन करते हो तो आपके सामने कुछ एक स्क्रीन आती है, तो उसको कहते हैं
डेस्कटॉप स्क्रीन, इसको क्या कौन सी स्क्रीन कहते हैं? डेस्कटॉप, जो पहली स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर की, उसको डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। ये क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद शुरुआत में जो स्क्रीन आती है उसको कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। और आप देख पाओगे डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे एक पट्टी सी लगी होती है, या उसमें लिखा होता है, इसके राइट हैंड पर, इसके राइट साइड क्या लिखा होता है, टाइम टेबल भी लिखा होता है, टाइम टेबल। और इसके यहाँ पे पावर की बटन होती है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ऐप को होते हैं, ऐप के आइकन होते हैं, जिसका आप हम यूज़ कर रहे हैं उसका आइकन भी होता है। और बाकी के पहले से ऑप्शन भी हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं उनको। तो एक पट्टी सी होती है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसी की कह रहा है, क्वेश्चन भी इसी की कह रहा है कि लगातार चलने वाले प्रोग्राम के लिए आइकन दिखाने के लिए खुद को अपडेट करता है, तो वो हो जाएगा टास्क बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर या वायरलेस प्रौद्योगिकी में जीएसएम कुल में से नहीं है? तो जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएसएम की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल, जीएसएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जीएसएम की फुल फॉर्म होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जीएसएम की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये पूछ रहा है वायरलेस, वायरलेस नहीं है, तो नहीं है कि पूछ रहा, वो हो जाएगी डीएसएल। डीएसएल क्या होती है? ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, और ये कैसी है? ये वायर्ड होती है। ये क्या कौन सी होती है? वायर्ड होती है। आईएएस प्री का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो डीएसएल क्या होती है? डीएसएल होती है, वायर्ड होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुल से नहीं है, ये इसके कुल से नहीं होगी। और ईडीजीई और एलटी ये दोनों इसके कुल से होती हैं, ये दोनों इसके कुल से होती है। तो ईडीजीई की फुल फॉर्म बात कर लेते हैं। तो ईडीजीई की फुल फॉर्म होती है एनहांस, मैं इसको फुल फॉर्म को सिर्फ बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं। एनहांस डाटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। एनहांस डाटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एलटीई की बात करें तो एलटीई की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग, एल से होती है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एलटीई की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ये होती है एलटीई की फुल फॉर्म। आईएसपीडी का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूछा है वायरलेस, और डीएसएल क्या होती है? ये होती है वायर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे पूर्व में या पहले खोले गए प्रोग्राम पर वापस जाने के लिए? वो करेंगे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे हम पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर वापस जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन के बारे में हमने अभी बात की थी, एक न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए। कंट्रोल प्लस होम की बात करें तो आप डॉक्यूमेंट के होम पेज पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करेंगे। ऑल्ट प्लस टैब का उपयोग क्या करेंगे? प्रोग्राम को भी स्विच करने के लिए। प्रोग्राम के बीच प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो कहते हैं ऑल्ट प्लस टैब का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो हुई है लैटिन भाषा से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीडी रोम है। तो सीडी रोम की फुल फॉर्म बात करें तो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है। ये क्या होती है? ये स्टोरेज डिवाइस होती है, आपको ये तो पता होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी स्लाइडों पर अभिलक्षणों पर जब निम्नलिखित ऑब्जेक्ट जोड़ा जाता है तब सूचना का प्रवाह न केवल नियंत्रित करता है बल्कि आपके प्रस्तुतिकरण में अभिरुचि उत्पन्न करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? मान लीजिए आप एमएस पावर पॉइंट पर कुछ काम कर रहे हैं, आपकी पहली स्लाइड ये हो जाएगी, दूसरी स्लाइड ये हो जाएगी। तो ये कह रहा है इन स्लाइडों पर कौन सा ऑब्जेक्ट आप अप्लाई करेंगे जिससे ये अच्छा लगे? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनिमेशन। उसको क्या कहते हैं? एनिमेशन। जैसे मान लीजिए ये मेरी पहली स्लाइड हो जाएगी, मैं इस पर कुछ इसको हलते हुए लगा दूंगा या कुछ ऐसा लगा दूंगा, उसको क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड के मध्य में जो लगाते हैं, पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड के मध्य में जो लगाते हैं उनको कहते हैं ट्रांजेक्शन। इन दोनों को आपको याद रखना है, एनिमेशन और ट्रांजेक्शन में अंतर। जो हम स्लाइडों पर यूज़ करते हैं उनको कुछ अच्छा दिखाने के लिए, तो उसे कहते हैं एनिमेशन। और पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड के मध्य में जो यूज़ करते हैं उनको कहते हैं ट्रांजेक्शन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी
अन्य फाइल का बैकअप कॉपी है, तो वो कौन करती है, वो करती है .VAK। ये अन्य फाइल की बैकअप कॉपी हो जाएगी .VAK, ये फाइल एक्सटेंशन नाम हो जाएगा। तो .txt किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन को। किसी टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन को कौन प्रदर्शित करता है, ये करता है .txt। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डाटा जानकारियाँ पारित करता है। तो मान लीजिए ये कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसके केंद्र में क्या होता है, हब लगा होता है, केंद्र में हब या नोड लगा होता है। उस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, उस टोपोलॉजी को कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। उस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। जो यहीं से सभी कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, उस टोपोलॉजी को कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो एक एक ही समय पर अलग अलग काम में समर्थ बनाती है। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता हो जाएगी जो एक ही समय पर अलग अलग काम में समर्थ बनाती है, वो हो जाएगी अस्थिरता। मतलब ये स्थिर होकर काम नहीं करती है, अस्थिरता से काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्धता किसको प्रदर्शित करती है, कि गलती ना करे उसको शुद्धता प्रदर्शित करती है। गति किसको प्रदर्शित करती है, तो ये इसकी विशेषता होगी गति, कि यह बहुत कम समय में बहुत अधिक काम कर सकती है, इसकी गति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। मान लीजिए एमएस एक्सेल हो जाएगा ये, तो ये एक रो हो जाएगी और ये कॉलम, इसके एक्सटेंशन को क्या कहते हैं। मान लीजिए कॉलम बन गया है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल। ये क्वेश्चन आपको पता होगी, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये हो जाएगा एक सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, पहला है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन बीडीयू होता है, जो बीडीयू ये क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आउटपुट डिवाइस होता है। ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को किस पर क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। तो कितनी बार हम माउस को क्लिक करेंगे पूरे पैराग्राफ का चयन करेगा। तो मान लीजिए ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, एमएस वर्ड में हम काम कर रहे हैं, तो ये शब्द कुछ लिखे हुए हैं, तो ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये शब्द लिखे हुए हैं, तो हम जब इस पर 2 बार, हम किसी वर्ड पर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरे किसको सेलेक्ट करेगा, पूरे शब्द को सेलेक्ट कर देगा। 2 बार क्लिक करेंगे तो पूरे शब्द को सेलेक्ट कर देगा। और यदि हम 3 बार इस पर क्लिक कर देंगे शब्द पर, तो ये पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा। जी मान लीजिए पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देगा। पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए उस पर हम कितनी बार क्लिक करना होगा, तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हमें उस पर 3 बार क्लिक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डबल बार क्लिक करने से क्या होगा, वो एकमात्र शब्द जो जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं वो पूरा शब्द सेलेक्ट होगा। और सिंगल बार से क्या हो जाएगा, सिंगल बार से वह कर्सर होगा वो हमारे उस शब्द पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेटवर्क मॉडल के संदर्भ में ओएसआई का पूर्ण नाम क्या है। तो ओएसआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये हो जाएगा ओएसआई का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा@yahoo.com है, ये क्या हो जाएगा, ये एक ईमेल है, ईमेल एड्रेस है या वेबसाइट है, एक इंटरनेट एप्लीकेशन है या इंटरनेट एड्रेस है। ये क्या है, ये हो जाएगी ईमेल। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें डॉट कॉम देखते ही इसको समझ लेंगे वेबसाइट। ये बहुत सी वेबसाइट नहीं है। एट द रेट के बाद जो कुछ ये हो जाएगा, @yahoo.com ये हो जाएगा डोमेन। ये क्या होगा, डोमेन हो जाएगा, ये उसका नेम हो जाएगा। तो ये एट द रेट के बाद आ जाती है इसमें, उसमें क्या आ जाता है, ईमेल एड्रेस बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या होता है, वो होती है .xls ये होती है फाइल एक्सटेंशन का नाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड का क्या होता है, एमएस वर्ड का होता है .doc होता है एमएस वर्ड का। एमएस एक्सेल का होता है .xls। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, ये थे आज के 19 क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन आपको कैसे लगे, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन था, पहला ही प्रैक्टिस सेट था हमारा। और कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।